नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका IBC 24 में। मैं हूं आपके साथ शुभांगी ठाकुर। गुड मॉर्निंग छत्तीसगढ़ आप देख रहे हैं। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे, लेकिन सबसे पहले नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। आज बेमेतरा और बालोद के दौरे पर रहेंगे सीएम भूपेश बघेल। मंत्री रविंद्र चौबे, अनिला भेड़िया समेत कांग्रेस प्रत्याशियों के नामांकन में होंगे शामिल। सभा को भी करेंगे संबोधित। कुमारी सैलजा के बस्तर दौरे का दूसरा दिन, कांग्रेस के वरिष्ठ नेताओं के साथ करेंगी बैठक। भानपुरी नारायणपुर विधानसभा में कार्यकर्ताओं से करेंगी मुलाकात। छत्तीसगढ़ में आज से दूसरे राज्यों की महिला बीजेपी नेता संभालेंगी कमान। अलग अलग विधानसभा में रहेंगी मुस्तैद। सरकार की वादाखिलाफी की खोलेंगी पोल। धमतरी में पेड़ों की अवैध कटाई करते 9 आरोपी गिरफ्तार, एक फरार। सागौन की लकड़ियां और औजार बरामद। सहायक संचालक उदंती टीम ने की कार्रवाई। और वर्ल्ड कप में ऑस्ट्रेलिया से भिड़ेगी नीदरलैंड। तीसरी बार आमने सामने होंगी दोनों टीमें। दोपहर 2 बजे दिल्ली के अरुण जेटली स्टेडियम में खेला जाएगा मैच। और अब आपको बताते हैं छत्तीसगढ़ की किन खबरों पर पूरे दिन हमारी नजर आज बनी रहेगी। तो पहली खबर है, छत्तीसगढ़ में दूसरे दौरे के चुनाव के लिए नामांकन का दौर और भी ज्यादा तेज हो गया। आज सीएम भूपेश बघेल बेमेतरा और बालोद जिले के दौरे पर रहेंगे, जहां वो मंत्री रविंद्र चौबे, गुरु रुद्र कुमार और अनिला भेड़िया के नामांकन में शामिल होंगे। वहीं बात बीजेपी करें तो बीजेपी प्रदेशाध्यक्ष मुंगेली और सक्ती के दौरे पर रहेंगे। बीजेपी प्रत्याशियों के नामांकन में शामिल होंगे और इसी के साथ ही बीजेपी प्रत्याशियों के लिए प्रचार में भी शामिल होंगे। छत्तीसगढ़ कांग्रेस प्रभारी कुमारी सैलजा बस्तर के दौरे पर है और उनके दौरे का आज दूसरा दिन है। दूसरे दिन चुनाव प्रचार करेंगे और कांग्रेस कार्यकर्ताओं से मुलाकात भी करेंगे। वहीं राजधानी रायपुर में चाकूबाजी की वारदात थमने का नाम नहीं ले रही है। बीती रात पुरानी बस्ती इलाके में बदमाशों ने 2 महिला और 2 पुरुष को चाकू मारकर घायल कर दिया। वारदात को अंजाम देने के बाद आरोपी फरार है। पुलिस जांच में जुटी हुई है। बड़ी खबर दिखाते हैं, जहां पेड़ों की अवैध कटाई पर कार्रवाई की गई है। क्या कार्रवाई है और पूरा मामला भी आपको बता दें। उदंती रिजर्व फॉरेस्ट में पेड़ों की कटाई की जा रही थी। अवैध पेड़ कटाई के 9 आरोपी गिरफ्तार हुए हैं। एक आरोपी मौके से फरार है। पलसापारा और इमाघाट गांव में छापेमारी की गई है। साल और सागौन के लट्ठे भी जब्त किए गए हैं। तो एक बड़ी खबर इस वक्त आपको दिखा रहे हैं। पुलिस को लगातार शिकायत मिल रही थी, मुखबिरी से सूचना भी मिल रही थी, जिसके बाद जांच पड़ताल के बाद अब एक बड़ा एक्शन इस पूरे मामले पर लिया गया और पुलिस ने एक बड़ी कार्रवाई की है। आरोपियों को भी गिरफ्तार किया गया। पेड़ों की अवैध कटाई का ये पूरा मामला है, जिस पर अब कार्रवाई की गई है। साल, सागौन के लट्ठे और औजार भी जब्त किए गए हैं। ज्यादा जानकारी के लिए हमारे संवाददाता देवेंद्र मिश्रा हमारे साथ जुड़ चुके हैं। देवेंद्र, पूरी कार्रवाई विस्तार से बताइए। जी बता दूं, ये देर रात्रि कार्रवाई है। उदंती सीता नदी अभ्यारण्य क्षेत्र का मामला है। जब फॉरेस्ट डिपार्टमेंट को इसकी सूचना मिली थी कि कुछ लोग जंगल में जाकर के लकड़ी की अवैध कटाई कर रहे हैं और कटाई करने के बाद लट्ठे को बैल में बांध करके ढुलाई किया जा रहा है, तो छापेमार कार्रवाई किया गया, जिसको देख करके आरोपियों भागने लगे। तब घेराबंदी करके विभाग ने उसको पकड़ा है। 9 आरोपी थे कुल मिलाकर के, और 8 नग सागौन के लट्ठे और औजार बरामद किया गया है। जी देवेंद्र, जिन आरोपियों को गिरफ्तार किया गया उनसे पूछताछ भी जारी होगी। किसी प्रकार के खुलासे हुए इस पूरे मामले पर अब तक? और जी बता दूं, आरोपियों से अब आरोपी गिरफ्तारी हुई है। उदंती सहायक संचालक वरुण जैन की टीम बनाई गई थी। लगातार पूछताछ जारी है और अन्य कंपार्टमेंट की चेकिंग की जा रही है। लकड़ी की अवैध कटाई की सूचना मिली, किया जा रहा है। वैसे पूछताछ लगातार जारी है। जी देवेंद्र, शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए। इधर राजधानी रायपुर में चाकूबाजी की वारदात थमने का नाम नहीं ले रही। और ऐसी खबर सामने आई है, जहां घर में घुसकर बदमाशों ने चाकूबाजी की है। चाकूबाजी में 2 पुरुष और 2 महिला घायल हुए। घायलों को फिलहाल अस्पताल में भर्ती किया गया है, जहां पर उनका इलाज जारी है। बता दें आपको कि आजाद चौक थाने के ब्राह्मण पारा की ये पूरी घटना बताई जा रही है। तो इस वक्त की बड़ी खबर आपको दिखा रहे हैं। और लगातार राजधानी रायपुर से चाकूबाजी की घटनाएं सामने आती रहती है और हर बार ही बड़े अधिकारी, पुलिस अधिकारी कहते हुए नजर आते हैं कि इन पर लगाम लगा जाएगा। लेकिन उसके बाद भी खबरें आप देखिए किस तरीके से आ रही कि घर में घुसकर चाकूबाजी की वारदात को अंजाम दिया गया है। 4 लोग घायल हैं, जिनमें से 2 महिला 2 पुरुष बताए जा रहे हैं, जिन्हें अस्पताल में भर्ती किया गया और उनका इलाज जारी है।
आजाद चौक थाने के ब्राह्मण पारा की ये पूरी घटना है। पंचपत चौक और ब्राह्मणपारा की घटना है। पुरानी रंजिश को लेकर जो है आज दोनों पक्षों में वाद विवाद हुआ था, जिसमें जो है एक पक्ष को चोट लगी है, 2 लोग घायल हैं और आरोपी की भी हिरासत में ले लिया गया है। अग्रिम कार्रवाई की जा रही है। और अब बेमेतरा से आपको आग का तांडव दिखाते हैं, जहां पोल्ट्री फार्म में भीषण आग लगी है। बता दें कि करोड़ों के नुकसान का अनुमान यहां पर लगाया जा रहा है, लेकिन फिलहाल आंकड़े अब तक सामने नहीं आए कि कितने का नुकसान हुआ है। आसमान में धुएं का गुबार उठा है, जिसकी तस्वीरें भी आप देखिए अपनी टीवी स्क्रीन पर। बेरला थाना क्षेत्र के ग्राम कुसमी का ये पूरा मामला बताया जा रहा है। तो आग के तांडव की तस्वीर आपकी टीवी स्क्रीन पर है और इस तांडव को देखकर ही आप अंदाजा लगा सकते हैं कि आग कितनी ज्यादा भीषण है। फिलहाल ये बताया जा रहा है कि करोड़ों का नुकसान हुआ है, लेकिन आंकड़े अब तक सामने नहीं आए। तो आसमान में धुएं का गुब्बारा ये आप देख सकते हैं। पोल्ट्री फार्म में ये बेमेतरा का, जहां पर ये भीषण आग लगी है और तस्वीरों से अंदाजा लगाया जा सकता है कि आग को काबू पाने के लिए भी कितनी मशक्कत का सामना करना पड़ रहा होगा। फिलहाल ये तस्वीरें आप देखिए कितनी विचलित करने वाली ये तस्वीरें हैं और करोड़ों का नुकसान भी इसमें हुआ है बताया जा रहा है और आंकड़े अब तक फिलहाल सामने नहीं आए हैं। तो बेरला थाना क्षेत्र के ग्राम कुसमी का ये पूरा मामला है और पोल्ट्री फार्म है। ये आप देखिए किस तरीके से यहाँ पर भीषण आग लगी है, लेकिन सबसे बड़ी बात तो ये है कि अब तक आग लगने का कारण पूरी तरीके से अज्ञात है, यानी कि आग क्यों लगी है इसकी वजह अब तक सामने नहीं आई। लेकिन भीषण आग की ये तस्वीरें और आग के तांडव की तस्वीरें आप अपनी टीवी स्क्रीन पर देख सकते हैं। तो पोल्ट्री फार्म में भीषण आग लगी है और जाहिर सी बात है कि फार्म में करोड़ों का सामान यहाँ पर रखा होगा, जिसकी वजह से फिलहाल अनुमान तो यही लगाया जा रहा है कि करोड़ों का नुकसान यहाँ पर हुआ है। लेकिन अब तक ये बात सामने नहीं आई, यानी कि आंकड़े अब तक सामने नहीं आए कि आखिरकार कुल कितने का नुकसान इसमें उठाना पड़ा है पोल्ट्री फार्म के अधिकारियों को। तो बड़ी खबर इस वक्त आपको दिखा रहे हैं बेमेतरा से। ये मैनेजर साहब को देखिए, भग रहा है यहाँ। और अब बात करते हैं प्रियंका गांधी के छत्तीसगढ़ दौरे की। तो बता दें कि 30 अक्टूबर को दुर्ग आएंगी प्रियंका गांधी और बता दें उनका पूरा कार्यक्रम भी तय कर लिया गया है। सीएम भूपेश बघेल के नामांकन में वो शामिल होंगी। इसी के साथ ही बता दें कि नामांकन की प्रक्रिया भी जारी है। दुर्ग जिले के 6 प्रत्याशी साथ में नामांकन भरेंगे। चुनावी सभा को भी प्रियंका गांधी संबोधित करते हुए नजर आएंगी। तो ये बड़ी खबर इस वक्त आपको दिखा रहे हैं और बता दें कि उनके पूरे कार्यक्रम जो है वो तय कर लेंगे। सबसे पहले मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के नामांकन में वो शामिल होंगी। इसके बाद वो सभा को भी संबोधित करेंगी और सभा में भी लाखों की भीड़ जुटने की उम्मीद यहाँ पर जताई जा रही है। इसी के साथ ही बता दें कि चुनाव के लिहाज से भी उनका ये संबोधन बेहद ही ज्यादा महत्वपूर्ण रहने वाला है। तो पल पल की अपडेट IBC 24 पर आप तक पहुंचाते रहेंगे। उनके दौरे को लेकर 30 अक्टूबर ये वो तारीख है जब प्रियंका गांधी दुर्ग आएंगी। वहीं हिमंता बिस्वा शर्मा भी छत्तीसगढ़ आने वाले, उनके दौरे की जानकारी भी आपको दे दें। महासमुंद, बिलासपुर और खैरागढ़ के वो दौरे पर रहेंगे। 26 अक्टूबर को विशेष विमान से रायपुर पहुंच जाएंगे। इसके साथ ही पूरे कार्यक्रम की अगर बात करें तो महासमुंद में जनसभा को वो संबोधित करेंगे। महासमुंद से बिलासपुर के लिए जिसके बाद वो रवाना हो जाएंगे और बिलासपुर में जनसभा को भी संबोधित करेंगे। तो रायगढ़ में भी जनसभा को वो संबोधित करते हुए नजर आएंगे। तो आप देख सकते हैं किस तरीके से अगले महीने चुनाव होने वाले हैं। चुनाव की तारीखों के ऐलान होने के बाद ही और लिस्ट जारी होने के बाद ही दोनों ही पार्टियों के दिग्गज नेता चुनाव प्रचार में जुट चुके हैं और इसी के तहत हिमंता बिस्वा शर्मा भी छत्तीसगढ़ के दौरे पर रहेंगे, जहां पर वो 2 जनसभाओं को संबोधित करेंगे और चुनाव के लिहाज से ये सभाएं बेहद ही महत्वपूर्ण है। तो महासमुंद से बिलासपुर के लिए वो रवाना हो जाएंगे और बिलासपुर में भी जनसभा को संबोधित करते हुए नजर आएंगे। और इसी के साथ ही बता दें कि रायगढ़ में भी वो जनसभा को संबोधित करेंगे, यानी कि 2 ऐसी जगह है जहां पर वो सभा को संबोधित करेंगे और अपने प्रत्याशियों के पक्ष में चुनाव करने की वोट करने की अपील करते हुए भी नजर आएंगे। और विधानसभा चुनाव को लेकर दूसरे राज्यों की बीजेपी महिला मोर्चा छत्तीसगढ़ में कमान संभालेंगी। महिला मोर्चा के पदाधिकारी और कार्यकर्ताओं के आने का सिलसिला आज से शुरू हो जाएगा। आपको बता दें कि यह कार्यकर्ता और पदाधिकारी प्रथम चरण के चुनाव में मुस्तैद रहेंगे। इन्हें अलग अलग विधानसभा में भेजा जाएगा। प्रदेश सरकार की वादा खिलाफी की ये पोल खोलेंगी और इसी के साथ ही प्रधानमंत्री मोदी के कार्यकाल में महिलाओं के लिए के कार्यों और शुरू की गई योजनाओं को महिलाओं तक पहुंचाएंगी। इसी क्रम में महिला मोर्चा की राष्ट्रीय अध्यक्ष वानथी श्रीनिवासन 28 और 29 अक्टूबर को 2 दिवसीय छत्तीसगढ़ प्रवास पर रहेंगी। वानथी श्रीनिवासन जगदलपुर, चित्रकूट और दंतेवाड़ा में महिला स्व सहायता समूह कार्यकर्ताओं और नव मतदाता सम्मेलन में शामिल होंगी। माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष महिला मोर्चा वानथी श्रीनिवासन जी का 2 दिवसीय प्रवास है। 28 और 29 तारीख को वो जगदलपुर आ रही हैं। जगदलपुर में चित्रकूट विधानसभा में 28 तारीख को कार्यक्रम होगा। स्व सहायता समूह की बहनों के साथ बैठक होगा
और उसके बाद शाम को इस समय 6 बजे के करीब दंतेवाड़ा में विधानसभा में एक नव मतदाता सम्मेलन होगा। भारतीय जनता पार्टी की लीडरशिप का पूरा विश्वास यहाँ के एक एक संगठन के पदाधिकारियों के ऊपर से उठ गया है। मेरे को लगता है कि जिस प्रकार से कांग्रेस एक 5 साल जनता के बीच में रहकर 15 साल सरकार में नहीं थे, तब उनके साथ रहकर उनका कोई भी संगठन भारतीय जनता पार्टी का यहाँ कुछ कर्तव्य दिखाने वाला नहीं। 15 दिन में क्या कर लेगा कोई। वहीं पिछले चुनाव में कांग्रेस का घोषणा पत्र सत्ता पर काबिज होने की बड़ी चाबी थी और इस बार घोषणा पत्र कब जारी होगा, इसको लेकर लगातार चर्चाएं हो रही है। इसी बीच डिप्टी सीएम टीएस सिंहदेव ने घोषणा पत्र को लेकर एक बड़ा बयान दिया। क्या बयान है ये भी आपको बताते हैं। दरअसल उन्होंने कहा है कि 7 तारीख के पहले घोषणा पत्र जारी किया जाएगा, लेकिन टीएस सिंहदेव ने घोषणा पत्र में किन बिंदुओं को शामिल किया जाएगा इसको लेकर के अनभिज्ञता जाहिर की है। 7 तारीख को पहला मतदान है, पहले फेज का मतदान है, तो स्वाभाविक है 7 तारीख के पहले कुछ दिन जिसमें कि घोषणा पत्र के प्रारूप को लोगों तक पहले 20 विधानसभाओं में जो चुनाव हो रहे हैं उन तक पहुंचाया जा सके, उस बात को देख के घोषणा पत्र में प्रकाशन के बाद वितरण हो जाएगा, प्रारूप प्रस्तुत किया जाएगा, तब वो अंतिम रूप है। और धमतरी कांग्रेस में बगावत की सुगबुगाहट तेज हो गई है। कांग्रेस ने धमतरी विधानसभा के लिए नए चेहरे को मैदान में उतारकर सबको चौंका दिया है। कांग्रेस ने धमतरी से दावेदारों की रेस में सबसे आगे चल रहे पूर्व विधायक गुरमुख सिंह होरा का टिकट काटकर ग्रामीण क्षेत्र से आने वाले ओंकार साहू को उम्मीदवार बनाया है। पार्टी के निर्णय से नाराज गुरमुख सिंह होरा ने अपने समर्थकों के साथ बैठक लेकर रणनीति बनाने में वो जुटे हुए हैं। फिलहाल ये कयास लगाया जा रहे हैं कि गुरमुख सिंह होरा निर्दलीय चुनाव भी लड़ सकते हैं। तय किया गया था कि जो सर्वे की रिपोर्ट में जिसका नाम आएगा उसको टिकट दी जाएगी। सर्वे रिपोर्ट में सबसे पहला नाम मेरा ही है और निश्चित ही जिस कैंडिडेट को टिकट दी गई है उसका सर्वे में कहीं भी नाम नहीं था। कोई भी कार्यकर्ता हो अगर उसको तकलीफ होगी तो वो बात सही बात करता है, दिल से तकलीफ को अपने उजागर करता है। ऐसे कार्यकर्ताओं की हालत होती है। किसी भी प्रत्याशी की टिकट कटती है तो उनके समर्थकों में थोड़ी बहुत नाराजगी रहती है। तो होरा जी इतने वरिष्ठ हैं और पार्टी का 50 सालों से सेवा कर रहे हैं, वो अपने सब समर्थकों को मना लेंगे। होरा जी मुझे नहीं लगता कि कभी निर्दलीय चुनाव लड़ेंगे। इधर बीजेपी ने भरतपुर सोनहत विधानसभा से रेणुका सिंह को प्रत्याशी बनाया है। टिकट मिलने के बाद वह लगातार विधानसभा क्षेत्र के सोनहत, भरतपुर और मनेन्द्रगढ़ ब्लॉक में प्रचार कर रही हैं, लेकिन उनके प्रचार में कहीं भी इलाके की पूर्व विधायक चंपा देवी पावले नजर नहीं आ रही है, जिसकी चर्चा भी हो रही है। और इसी बीच पूर्व संसदीय सचिव चंपा देवी पावले का पहली बार बयान सामने आया, जिसमें उन्होंने कहा कि जनता ने भरतपुर सोनहत से स्थानीय प्रत्याशी बनाने की मांग की थी, लेकिन संगठन का निर्णय सर्वमान्य है। अपनी भूमिका को लेकर चंपा देवी ने कहा कि वह अब चिंता मुक्त महसूस कर रही हैं और परिवार को समय दे रही हैं। क्योंकि भरतपुर सोनहत की मैं प्रत्याशी थी और मेरे जैसे कई प्रत्याशी थे, उनका भी टिकट कटा है। और कही बात तो मैं क्षेत्र में, क्योंकि हमारा भारतीय जनता पार्टी है, जो संगठन ने निर्णय कर दिया है वो सर्वमान्य है और हमारी जो प्रत्याशी है रेणुका सिंह है, वो भरतपुर सोनहत की प्रत्याशी है। आज हमारे कार्यकर्ता सभी तरह से उनके लिए लग चुके हैं। संगठन का जो आदेश होगा वो आदेश का पालन करते हुए अपना कैंडिडेट को। इधर मोहला मानपुर जिले में भाजपा नेता बिरजू तारम की हत्या मामले में भले ही नक्सलियों ने पर्चा फेंक कर जिम्मेदारी ले ली है, पर इस पूरे मामले में अभी भी सियासत जारी है और भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष अरुण साव ने इस मामले पर अभी भी कांग्रेस सरकार पर आरोप लगाए हैं। अरुण साव ने लोरमी में कहा कि जिस तरह से भाजपा नेताओं की टारगेट किलिंग की जा रही है उसके लिए कांग्रेस सरकार जिम्मेदार है। अरुण साव ने कहा कि बिरजू तारम ने अपनी जान पर खतरा बताते हुए पुलिस प्रशासन से सुरक्षा की मांग भी की थी, लेकिन पुलिस प्रशासन ने ध्यान नहीं दिया। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष ने कांग्रेस पर आरोप लगाते हुए कहा कि सत्ता पाने के लिए और डराने के लिए यह हत्या की गई है। मोहला मानपुर में जो बिरजू तारम की हत्या हुई है, उन्होंने पूर्व में पुलिस प्रशासन को सूचना भी दिया था कि मेरी जान को खतरा है, पर पुलिस प्रशासन ने ध्यान नहीं दिया। ये टारगेट किलिंग है, भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं को डराने के लिए किया गया हत्या है और सत्ता प्राप्ति के लिए ये हत्या है।
और छत्तीसगढ़ में ईडी ने चावल घोटाले का एक आंकड़ा जारी किया। इस पर सीएम भूपेश बघेल ने सोशल मीडिया पर एक्स पर एक पोस्ट भी किया और आरोपों पर सवाल उठाए हैं। उन्होंने लिखा है कि ईडी ने एक बार फिर मनगढ़ंत आरोप लगाकर भाजपा को एक चुनावी मुद्दा दे दिया है। अमित शाह के इशारे पर अब की बार वे चावल घोटाले की बात कर रहे हैं। रमन सिंह 15 साल मुख्यमंत्री रहे हैं, पर उनके बयान से जाहिर है कि उन्हें कामकाज का अंदाजा अभी भी नहीं हुआ है। कस्टम मिलिंग के 400 वर्ष 2022-23 से ही बढ़ाए गए हैं, यानी अभी एक ही साल का भुगतान हुआ है, तो 4 साल के घोटालों का हिसाब कहां से आ गया? ईडी ने 10 से 12 राइस मिलरों से बयान लेकर अनुमान लगा लिया है। अगर एजेंसी 2200 मिलरों के बयान दर्ज कर ले, फिर किसी आंकड़े की बात करे, सरकार को बदनाम करने के लिए आंकड़े जारी न करे। रमन सिंह जब प्रदेश के मुखिया थे तो हर साल किसानों से खरीदे गए 60 से 70 लाख टन धान की मिलिंग भी नहीं हो पाती थी। सुखद चोरी, ब्याज, संग्रहण केंद्रों के रखरखाव और धान के खराब होने से हर साल सैकड़ों करोड़ों का नुकसान होता था। वे जनता को यह नहीं बताएंगे कि कस्टम मिलिंग की नई प्रणाली शुरू होने के बाद 97 लाख टन धान का उठाव बरसात से पहले ही हो गया और राज्य की 2000 करोड़ रुपयों की बचत हुई है। ईडी झूठे आंकड़े इसलिए जारी कर रही है जिससे कि प्रदेश की कांग्रेस सरकार को बदनाम करने के लिए भाजपा को हथियार मिल सके। पर ये पब्लिक है, डॉक्टर साहब ये सब जानती है। वो देख रही है कि कैसे भाजपा ईडी, आईटी और सीबीआई जैसी एजेंसियों की सहायता से चुनाव लड़ना चाहती है। रायपुर में 2 बड़ी जगह WRS कॉलोनी और रावण भाटा मैदान भाटा गांव में दशहरा कार्यक्रम का आयोजन किया गया। तस्वीरें भी आपको दिखाएंगे और इस दौरान सीएम भूपेश बघेल ने रिमोट दबाकर रावण, मेघनाथ और कुंभकर्ण के पुतले का दहन किया। सीएम भूपेश ने प्रदेशवासियों को दशहरा पर्व की बधाई और शुभकामनाएं भी दी और सीएम भूपेश के साथ महापौर एजाज ढेबर और विधायक कुलदीप जुनेजा भी मौजूद रहे। वहीं रावण भाटा मैदान भी पहुंचे सीएम भूपेश बघेल और वहां भी उन्होंने रावण का दहन किया। इस दौरान सुनील सोनी, बृजमोहन अग्रवाल और प्रमोद दुबे मंच पर मौजूद रहे। तो 2 तस्वीरें आप देखिए, 2 जगह की है। राजधानी की WRS कॉलोनी में रावण का पुतला दहन किया गया, वही रावण भाटा की तस्वीरें भी आप देख सकते हैं। यह अवसर है कि असत्य पर सत्य की जीत का, यह अवसर है अंधकार पर प्रकाश की जीत का, और हम सब जो बुराई है उसके खिलाफ हम लड़ाई लड़ें, अन्याय और अत्याचार के खिलाफ लड़ाई लड़ें। यही दशहरा उत्सव का संदेश है। मैं पूरे प्रदेशवासियों को इस अवसर पर बहुत बधाई और शुभकामना देता हूँ। 400 साल से रावण भाटा में दशहरा के आयोजन और ये अहंकारी रावण अमर कोला प्रतीक के रूप में हर साल दशहरा के दिन होकर पुतला दहन किए जाते। तो हम सब के जीवन में भगवान राम से ही प्रार्थना कि सबके जीवन में प्रकाश आए, सब सत्य के रास्ता में चलाए, सबके जीवन में खुशहाली आए। बुराई पर अच्छाई की जीत का पर्व दशहरा रायगढ़ में भी पूरे उत्साह के साथ मनाया गया। शहर के मिनी स्टेडियम ग्राउंड, रामलीला मैदान और नटवर स्कूल मैदान में दशहरा उत्सव का आयोजन किया गया। मिनी स्टेडियम ग्राउंड में आयोजित कार्यक्रम में भाजपा नेता OP चौधरी मौजूद रहे और इस दौरान उन्होंने रावण दहन किया और लोगों को दशहरे की शुभकामनाएं भी दी। सत्यमेव जयते हमारी संस्कृति कहती है, सत्य हमेशा जीतता है। असत्य के साथ ताकत कितनी भी ज्यादा क्यों ना हो, वो हारता ही है। जीत हमेशा सत्य की होती है। पूरा राष्ट्र विजयादशमी के अवसर को मनाता है। हमारे रायगढ़ के लोग, हमारे छत्तीसगढ़ के लोग भी इस अवसर को बहुत धूमधाम के साथ मना रहे हैं। सभी को मैं बहुत बहुत बधाई और शुभकामना देता हूँ। इधर सारंगढ़ में भी दशहरे को बड़े धूमधाम से मनाया गया। आपको बता दें कि नए सारंगढ़ में 100 साल से अधिक समय से गढ़ विच्छेदन की परंपरा है और इसे सारंगढ़ राज परिवार ने शुरुआत की थी, जो आज भी बड़ी धूमधाम से मनाई जाती है। मिट्टी के गढ़ में युवा चढ़ाई करते हैं। गढ़ विच्छेदन सुनने में आसान लग रहा है, लेकिन उतना आसान है नहीं, क्योंकि गढ़वीर वही बनता है जो सैनिक की तरह डंडे की मार सहने की क्षमता रखता हो। इस बार गढ़ विच्छेदन में मोहर सिंह विजेता बने। और यहाँ रुकते हैं एक और छोटे से ब्रेक के बाद जल्द लौटेंगे।